नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम बात करने वाले हैं 28 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा और इस क्लास का जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आपको पीडीएफ इसका मिल जाए और क्लासों का टाइम टेबल भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाए। अच्छा, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ही करेंगे। इसके साथ वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। मैं देखना चाहूँगा कि आपके दोस्त आप अपने दोस्तों के पास वीडियो भेजते हो या नहीं भेजते। अगर नहीं भेजते हो तो आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत इतनी करते हैं और आप रेस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अंत तक बने रहना है, हिलना नहीं है बिल्कुल भी, एक एक बात को अच्छे से समझना है। आपके करंट अफेयर की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आपका कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान या फिर इंडिया लेवल का, उसमें आपका क्वेश्चन करंट अफेयर का बाहर नहीं जाएगा, मैं आपसे दावा करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 28 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के अगले महानिदेशक और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के जो महानिदेशक और जो CEO बने हैं वो बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों विली वोल्स। विली वोल्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विली वोल्स ऑप्शन नंबर सी, विली वोल्स IATA के महानिदेशक और CEO नियुक्त हुए हैं। अच्छा, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो स्थापना है वो 19 अप्रैल 1945 को क्यूबा के हवाना में हुई थी। क्यूबा का जो हवाना क्षेत्र है या हवाना जो राज्य है वहाँ पर क्या हुई थी, 19 अप्रैल 1945 को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, बहुत सारे एयरपोर्ट का समूह मान सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा वायुयानों का आप क्या मान सकते हो, एक संगठन मान सकते हो IATA को। ठीक है ना, इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि 25 नवंबर 2020 को किस विषय के साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था और वो था महिलाओं के खिलाफ अहिंसा के उन्मूलन के लिए। हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था महिलाओं के लिए। तो उसका थीम क्या था वो आपसे पूछा है। तो उसका थीम था मेरे प्यारे दोस्तों, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रेस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट, ये इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगा। सॉरी, इसकी थीम थी ये। ठीक है ना, ये इसकी थीम थी जो अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। इससे अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में कहां पर गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में कहां पर गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया है। तो मैं आपको बता दूं, वडोदरा के अंदर। कहां पर, वडोदरा के अंदर। और वडोदरा आपका पड़ता है गुजरात। कहां पर पड़ता है, गुजरात में। गुजरात के वडोदरा में थावरचंद गहलोत ने दोस्तों, थावरचंद गहलोत ने जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं उनको मतलब उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या फिर उनकी देखभाल करने के लिए, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए, उसके रहन सहन की देखभाल करने के लिए एक गरिमा गृह बनाया गया है ना, और उसका नाम रखा गया है ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो कहाँ पर उद्घाटन हुआ है इसका, वडोदरा के अंदर हुआ है, गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो स्टार्ट की है वो की है आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है। और दोस्तों इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों एक प्रकार का हमारा जो डाकघर होते हैं, डाकघर, उनमें एक खाता खोला जाता है जीरो बैलेंस का ना, जीरो बैलेंस का। और उसमें हम दोस्तों क्या करते हैं, वार्षिक रूप से 330 रुपये, वार्षिक रूप से 330 रुपये उसमें क्या करवाते हैं, हम जमा करवाते हैं। तो दोस्तों हमारी मृत्यु होने पर, अचानक मृत्यु होने पर हमारे घर वालों को 2 लाख तक का क्या मिलता है, बीमा मिलता है। 2 लाख तक का क्या मिलता है, सहयोग मिलता है, आर्थिक सहयोग। ये इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की का उद्देश्य है या फिर इसकी कार्यशैली है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है आपका, दुबई के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, दुबई के अंदर। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन स्टार्ट हुआ है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, 10वें संस्करण का। इससे पहले 9 संस्करण हो चुके हैं राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के। और दोस्तों ये कौन सा संस्करण है, ये आपका 10वां संस्करण है। ठीक है ना, इस साल का जो 10वां संस्करण है वो आपका चल रहा है, आपका चला है मतलब 24 से लेके 27 तक, है ना, यानी कल ही खत्म हुआ है। 24 से 27 यानी कल ही खत्म हुआ है, 27 नवंबर को ही खत्म हुआ है। 4 दिवसीय ये क्या था, संस्करण था। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह फिल्म महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है जिसका नाम है विज्ञान प्रसार। विज्ञान प्रसार किसकी स्वायत्तता प्राप्त संस्था है, तो ध्यान रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संस्था है जिसका नाम है विज्ञान प्रसार। और एक है दोस्तों त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ने मिलकर के क्या किया है, इसका आयोजन किया है। ठीक है ना, तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किसने किया। आयोजन किसने किया, तो ध्यान रखना, विज्ञान प्रसार और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर के। कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा ने। जिष्णुदेव वर्मा जो त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका क्या किया दोस्तों, उद्घाटन किया, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ध्यान रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपके बिहार है ना, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, विजय कुमार सिन्हा बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं विजय कुमार सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इस खेल संस्था को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दोस्तों उस खेल संस्था का नाम आपको बताना है जिसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो उस संस्था का नाम है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखना, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं
तो इसकी जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1973 को की गई थी। 8 अगस्त 1973 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है अर्जुन मुंडा। यहाँ इसके सेक्रेटरी का नाम है प्रमोद चंद्रूकर। ठीक है, प्रमोद चंद्रूकर इसके क्या है, सेक्रेटरी हैं। इसके कोच कौन कौन है दोस्तों इस आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के? तो एक का नाम है धर्मेंद्र तिवारी, दूसरे का नाम है रिचपाल सिंह और तीसरे का नाम है जीवन जोत सिंह। इसकी स्थापना की थी विजय कुमार मल्होत्रा ने। विजय कुमार मल्होत्रा ने इसकी स्थापना की थी 8 अगस्त 1973 को। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, इंडिया के बारे में। और दोस्तों आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में क्या मिली है, मान्यता मिली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 2020 को आभासी रूप से तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों मैं आपको बता दूं, RE इन्वेस्ट 2020 या फिर ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का जो उद्घाटन किया वो किया मेरे प्यारे दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ध्यान रखना RE इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। दोस्तों जो अक्षय ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा, उसको लेकर के कुछ बातें कही गई हैं कि भारत किस प्रकार से मतलब अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, किस प्रकार से अपना काम करेगा और किस प्रकार से अत्यधिक ऊर्जा के संसाधन जुटाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर कहा था। तो ध्यान रखना इस ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो यानी RE इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया था 26 नवंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी IPA की प्रथम अरबी महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की प्रथम अरबी महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है आपकी शेख बोडोर अल कासिमी। शेख बोडोर अल कासिमी, ऑप्शन नंबर C। शेख बोडोर अल कासिमी आपकी क्या बनी है? इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की प्रथम अरबी महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC ने राजस्थान की मिताली राज को कितने पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ICC ने राजस्थान की जो मिताली राज हैं इसको 3 पुरस्कारों के लिए, कितने पुरस्कारों के लिए? 3 पुरस्कारों के लिए। दोस्तों A और D दोनों एक जैसे हैं तो आप इसमें 5 कर लो, है ना। इसमें आप 5 ऑप्शन कर सकते हो लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 अवार्ड के लिए क्या किया है? नॉमिनेट किया है। कितने अवार्ड के लिए? 3 अवार्ड के लिए। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 24 जुलाई 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पिछले एक दशक मतलब 2010 से लेकर 2019 तक के लिए अपने खास अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट जारी की है। और इस नॉमिनेशन लिस्ट में दोस्तों राजस्थान से तो मिताली राज का नंबर है। इसके अलावा पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो इस पुरुषों की इस लिस्ट में मेरे प्यारे दोस्तों विराट कोहली का नाम भी है, रोहित शर्मा का नाम भी है, MS धोनी का नाम भी है, अश्विन का नाम भी है ना, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन बताया भी था। तो ये 24 जुलाई 2020 को मतलब ये जारी की है, इसमें नॉमिनेशन लिस्ट जारी की है। तो इसमें किसका नंबर आया है दोस्तों? तो मिताली राज का नंबर आया है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की मिताली राज को 3 अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। कितने अवार्ड के लिए? 3 अवार्ड के लिए। और वो 3 अवार्ड कौन कौन से हैं? इसमें एक तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का। एक इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का, सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे खिलाड़ी का इसको क्या मिला है? अवार्ड मिला है। और तीसरा जो अवार्ड मिला है वो मिला है सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी का अवार्ड भी इसी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला T20 खिलाड़ी का अवार्ड भी इसे ही दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड इसको मिले हैं मिताली राज को। और दोस्तों मिताली राज का जो संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है। कहाँ से है? जोधपुर जिले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के किस विभाग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ ALOU यानी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है?
लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, LOU किया है। राजस्थान सरकार के उस विभाग का नाम आपको बताना है जिसने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, योजना विभाग ने। किसने? योजना विभाग ने। कहने का मतलब राजस्थान का जो योजना विभाग है इसने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ क्या किया है? लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। ठीक है, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग योजना विभाग और विश्व खाद्य कार्यक्रम, बात राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, यानी खाद्य और पोषण की जो सुरक्षा होती है उसके जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों में अब संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का सहयोग राजस्थान सरकार के योजना विभाग को मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान का पहला NMG कोच किस वर्कशॉप में बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला NMG कोच, NMG का मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड, जी का मतलब गुड्स, NMG का मतलब होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच का किस वर्कशॉप में बनकर के पहला राजस्थान का तैयार हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जोधपुर के वर्कशॉप में बनकर के राजस्थान का पहला NMG कोच तैयार हुआ है। NMG का मतलब न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच। ठीक है, तो न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच राजस्थान का पहला जो बना है वो कहाँ पर बना है? जोधपुर में बना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रेलवे ने माल लदान में काम आने वाले न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच का पहला कोच जोधपुर वर्कशॉप में तैयार किया है। ठीक है, माल को लाने ले जाने में न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोच का जो पहला कोच तैयार हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? जोधपुर के अंदर हुआ है। इसके एक कोच में करीब 10 टन माल, एक कोच में लगभग कितना टन माल आ सकता है? 10 टन माल आ सकता है। या फिर आप 8 4 पहिया गाड़ियों को उसमें रख सकते हो। 8 4 पहिया मतलब 8 गाड़ियाँ 4 पहिए वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, 4 व्हीलर जो आती हैं, वो आप 8 रख सकते हो उस कोच के अंदर। करीब 100 2 व्हीलर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, उसमें 100 मोटरसाइकिल उसमें आ सकते हैं। इतना बड़ा ये कोच बना है। और दोस्तों, उत्तर पश्चिम रेलवे में NMG कोच के लिए जोधपुर और अजमेर वर्कशॉप को चयन किया गया था। एक जोधपुर का किया गया था और एक अजमेर का किया गया था। दोस्तों, जोधपुर में तो 40 कोच तैयार होंगे और अजमेर में आपके कितने कोच तैयार होंगे? 60। उसमें से पहला जो कोच बना है वो आपका कहाँ पर बना है? जोधपुर के अंदर बना है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने NCC के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया है? NCC के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए राजस्थान से किसका चयन किया है? तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने NCC के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए राजस्थान से जो चयन किया है वो किया है मुकेश पांड्या का। इसका किया है मुकेश पांड्या का। मुकेश पांड्या का रक्षा मंत्रालय ने NCC के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए राजस्थान से चयन किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नेशनल कैडेट कोर सत्र 2019-20 के लिए नेशनल अवार्ड की घोषणा की है। ठीक है, किसने? NCC ने। इस अवार्ड की घोषणा 22 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में की गई 22 नवंबर को। इसमें राजस्थान के लेफ्टिनेंट मुकेश पांड्या का चयन राष्ट्रीय अवार्ड के लिए किया गया है। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं मुकेश पांड्या, इसका चयन राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी का संबंध किस स्थान से है? श्री हरीश चौधरी का संबंध किस स्थान से है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी का जो संबंध है वो बाड़मेर से है। कहाँ से है? बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उतना रिस्पॉन्स आपका नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। इसीलिए मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर सकूँ। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।